जी, चलो जी। तो हम लोग कर रहे थे इंडोर मैनेजमेंट, और इंडोर मैनेजमेंट को एक बार जरा मैं एक वीडियो क्लिपिंग के थ्रू दिखाता हूं और फिर इसको समझाना शुरू करता हूं। देखिए जी, इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है। चलो जी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है, एक छोटी सी क्लिप आपके सामने आ रही है, देखिएगा। यार हमारी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए काफ़ी अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। लोन तो लेना ही पड़ेगा, पर रीपेमेंट का मन नहीं है। सर आई हैव एन आइडिया। हमने अपने एओए में ये लिखा है कि लोन लेने की पावर केवल 2 डायरेक्टर्स के पास होगी, और ये वो डायरेक्टर्स होंगे जिन्हें बीओडी ऑथराइज करेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? सर यही कि बोर्ड ने पिछली मीटिंग में मिस्टर सनी एंड मिस्टर सूरज को ऑथराइज किया था लोन लेने के लिए, पर हम आज किसी और डायरेक्टर को भेज देते हैं। कंपनी विल नॉट बी लायबल एट ऑल, क्योंकि इसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। गुड आइडिया। चलो हम दोनों ही चलते हैं यार। सर हम आस्था फर्नीचर्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं और लोन लेने आए हैं। अच्छा, क्या आप ऑथराइज्ड हैं? हाँ सर, ये देखिए हमारा एओए। बट इससे पढ़कर ये नहीं पता लग रहा कि आप ही वो लोग हैं जिन्हें बोर्ड ने ऑथराइज्ड किया है। ज़रा मुझे बीओडी का रिजोल्यूशन तो दिखाइए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हम आपसे झूठ बोलेंगे क्या? रही वो रिजोल्यूशन की बात, तो भाई वो तो हमारी कंपनी का अंदरूनी मामला है। उसकी कॉपी तो हम किसी को भी नहीं दिखा सकते। ऐसा क्यों? अरे भाई, उसमें कई सीक्रेट होते हैं हमारी कंपनी के, वो भी तो आपको पता लग जाएंगे। सॉरी, मैं तो लोन नहीं दे सकता जब तक मुझे बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी नहीं दिखाई जाएगी। कैसे हो राम? कौन? हम कंपनी लॉ बोल रहे हैं। हमने सुना है तुमने आस्था फर्नीचर्स को पैसा नहीं दिया। हाँ, वो मुझे बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं दिखा रहे हैं, कहते हैं सीक्रेट है। वत्स, वो सही कह रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं बर्बाद हो जाऊं, उन्हें लोन दे दूं, कल को पता लगेगा कि वो ऑथराइज्ड ही नहीं थे। शांत वत्स, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से लोन दो, हम है ना। इधर तो एक बार मैं हूं ना। आप क्या करेंगे? हमने तुम्हें बचाने के लिए एक नया प्रिंसिपल बनाया है, जिसे इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं। वत्स, अगर कंपनी तुम्हें अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना चाहती, तो ना सही, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ये प्रिंसिपल तुम्हारा साथ देगा। वो कैसे? अगर कंपनी ने गलत किया और किसी और को सिग्नेचर के लिए भेजा, तो फिर भी ये प्रिंसिपल तुम्हें पैसा रिकवर करने का अधिकार देता है। यही तो इस प्रिंसिपल की महानता है। हाँ जी, समझ आया ये प्रिंसिपल की महानता क्या है। भाई समझ आया इस प्रिंसिपल की महानता क्या है। ये आपको रिकवरी का अधिकार देता है। मतलब अगर कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखा है जिनकी जानकारी आपको नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, आप दो करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
इसमें आप तो दिखे नहीं। अबे तो मैं क्या मतलब हर जगह मैं ही नजर आऊंगा? नालायको, क्या मतलब रामलीला में तुम कल कहोगे कि सर सीता आप नहीं बने? बताओ, ऐसे थोड़े ना होता है। चले, तो इसका मतलब अब हम इंडोर मैनेजमेंट को लिखना शुरू करें। एक तो कोई हां नहीं बोलता, दिक्कत ये ना, हां नहीं बोलते, यहां यहां लगता है, बार बार यहां लगता है, कोई हां नहीं बोले तो। चले, तो लिखना शुरू कीजिएगा। मीनिंग ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ला 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 ला। हाँ जी, मीनिंग ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लॉ कहता है द पीपल हु आर डीलिंग विद कंपनी are entitled to presume that internal proceedings has been duly met। तो हर वो व्यक्ति जो कंपनी से डील कर रहा है वो एंटाइटल टू एज्यूम है कि भैया कंपनी की सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अगर सीक्रेट डॉक्यूमेंट का यूज ना हो तो फिर राम रिकवर कर सकता है? नहीं, क्योंकि फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग जाएगा ना वर्ष। ठीक है, चले। दिस डॉक्ट्राइन was first laid down in the case of Royal British Bank versus टर्कमैंड। तो हमने इसका केस भी समझा था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कमैंड का। आपकी बुक का वेट कर रही हूं, कब तक मिल जाएगी आपकी बुक? बेटा मेरी बुक मिलेगी जनवरी के लास्ट में, मगर अभी तुम्हें टेंशन क्यों है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अभी तो बुक तो अभी काम चल रहा है भाई साहब, मैं क्या बुक के बारे में क्या बताऊं। बस एक ही सजेशन दूंगा, जो भी आपके दोस्त मित्र सहयोगी जो भी अभी क्लियर करेंगे फाउंडेशन में, उन्हें एक बात बता देना कि कोई भी पुरानी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ना लें। और यार मैं तो स्टडी मटेरियल के अंदर ना जो चैप्टर नाम सेम है, चैप्टर के नाम सेम है, अच्छा टॉपिक भी सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सेम ही होने चाहिए थे पिछले सिलेबस से। भाई साहब अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज मारे हैं, अरे इतना चेंज किया है, इतना चेंज मारा है कि कई मैं टीचर को सुन रहा था ना जो कह रहे थे सब सेम है, सब सेम है, चिंता मत करो, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव हमारी ले डालो, सब सेम है। मैं कह रहा हूं पाप कर देंगे वो बच्चे जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव जिनकी पहले वाली ले लेंगे कोई। ओ भैया कोई गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पहले नहीं, लेटेस्ट हर चीज लेनी है। ध्यान रखना स्टडी मटेरियल में आईसीआई ने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं। मतलब मेरे को एक लग रहा था कि कहीं एक्सपर्ट लेवल करेंगे, एक्सपर्ट लेवल करेंगे, उन्होंने लिखा नहीं मगर एक्सपर्ट लेवल कर दिया है। फॉर्म्स नंबर याद करने को दे दिए हैं, इतनी कुछ इतनी चीजें दे दी हैं जैसे एकदम मतलब बच्चा समझ लो यहीं से बस चार्टर्ड अकाउंटेंट आज ही बना देना इंटर में उसे। इतना नॉलेज लेवल बढ़ा दिया, इतना नॉलेज लेवल, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज डाल दी है सारी की सारी यार। और वो चैप्टर जो जिनके कंटेंट टॉपिक तक सेम है उनके अंदर इतना चेंज मारा है इन्होंने। हे माता जी, तो भाई साहब बुक में टाइम लगेगा, 31 जनवरी तक बुक आएगी। डर नहीं लगना चाहिए, एक्साइटमेंट लगनी चाहिए। डर उन्हें लगेगा जो पिछली क्लासेस ले रहे हैं, वो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पिछले वाली ले रहे हैं। आप तो लेटेस्ट देख रहे हो, तो लेटेस्ट तेल निकलवा रहा हूं तो मैं ताजा ताजा तेल निकलवाता हूं, तेल निकलवा के आपके पास लाता हूं। बात समझ आई? कमाल कर दी बताओ आपने।
ओए मैं क्या कह रहा हूं, 31 जनवरी? अरे ये क्या हो गया, मेरे कैलेंडर खराब हो गए हैं क्या? अरे 31 अगस्त नालायक हो, 31 अगस्त। ये जनवरी किसने कहा है नालायक, किसने कहा है जनवरी है? कैसी कैसी बातें करते हैं ये। चलिए, अरे मेरा कैलेंडर 4 महीने 5 महीने पीछे हो गया था। आगे, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंडो। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंड। अब इसमें क्या हुआ देखिएगा, लिखिएगा इसके बारे में। इन दिस केस, अब मैं सही में घबरा गए होंगे बच्चे भाई 31 जनवरी सुन के, ये लग रहा है पेपर से पहले बुक देगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओए 31 अगस्त, ओए 31 अगस्त। हाँ जी, डायरेक्टर्स वर ऑथराइज्ड, याद आ रहा है केस, बाय आर्टिकल to borrow certain money from time to time only by resolution of company in general meeting. By a resolution of, only by a resolution of company in the general meeting. लिख लिया? Director gave a bond to Turkwind. इसका मतलब है डायरेक्टर बोरो फ्रॉम टर्कवेंड, डेट इज, बॉक्स में लिख रहा हूं, डेट इज दे बोरो फ्रॉम टर्कवेंड, मतलब टर्कवेंड से पैसा लिया और उसको बदले में बॉन्ड दिया। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो आपको डिबेंचर देती है और बदले में पैसा लेती है। डिबेंचर और बॉन्ड एक ही चीज है। नोरा का असर है, हाँ कह सकते हो। मुलाकात हुए कई दिन हो चुके ना, तो इसलिए करा दिया था। ये तो मेरे ख्याल से लिखवाया तो नहीं था, इतना तो गजनी नहीं हुआ मैं कि लिखवा चुका हूं और दोबारा लिखवाने बैठ जाऊं। कॉन्सेप्ट समझाया था, लिखवाया कहां था? लिखना था क्या सर? ये एक होने डिजिटल नमन, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, महसूस करना था, महसूस करना था इसे। ये सवाल देखो इनके कैसे आ रहे हैं। ये नालायक मेरे सामने बैठा होता, मैंने अभी से मुर्गा बनाना था। चलिए, पढ़ लिया? लिख लिया? चले, और आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टर ने क्या किया? डायरेक्टर ने बॉन्ड दिया किसको? टर्कवेंड को। टर्कवेंड, टर्कवेंड टी नहीं है, डी है। टर्कवेंड को कंपनी डायरेक्टर्स ने बॉन्ड दिया, बट कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ विदाउट अथॉरिटी ऑफ एनी सच रेजोल्यूशन। ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ विदाउट अथॉरिटी ऑफ एनी सच रेजोल्यूशन। ठीक है, लिख लिया तो बोलो ना हाँ। लिखो जी। कंपनी was
held liable on the bond. तो क्या कंपनी को लाइबल ठहराया गया? यस, एस टर्कवैंड was entitled to assume that resolution of company in general meeting had been passed. लो जी, पढ़ने के बाद जरा मुझे डन का मैसेज दीजिएगा। पहले पढ़ लो फिर डन का मैसेज दीजिएगा। इसे भी याद करना होगा विद नेम। यस, याद तो करना होगा ना, पेपर में कैसे लिखोगे वरना, तो याद तो बेटा करना ही पड़ेगा। ठीक है, चले अब हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलता है, मतलब इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट जहां पर नहीं मिलता है वो सिचुएशन। तो लिखिएगा एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हाँ जी, इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन की कुछ एक्सेप्शंस बताइए। चलिए जी, एक्सेप्शंस देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन है नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी। नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी क्या मतलब है? पहले लिख लो फिर इसको एग्जाम्पल के समेत समझाता हूं। लिखिएगा वेयर पर्सन सो डीलिंग विद कंपनी हैज प्रायर नॉलेज अबाउट irregularity, comma, benefit under this doctrine would no longer be available. तो भैया इस डॉक्ट्राइन में तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर पर्सन सो डीलिंग विद द कंपनी हैज द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, उसे पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब है इसका? बॉन्ड में सारे मेंबर्स के साइन नहीं होंगे। बॉन्ड में मेंबर के साइन कहां से होंगे? जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो मेंबर साइन करेंगे। मेंबर का क्या लेना देना? मेंबर अलग है, डिबेंचर होल्डर अलग है। बॉन्ड मतलब डिबेंचर्स, तो वहां मेंबर्स के साइन क्यों होंगे? मेंबर कंपनी के शेयर होल्डर हैं और बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। चलिए, इरेगुलरिटी का पता कैसे चलेगा? बस 2 मिनट दो भाई, अभी तो पोपली ने पैड पहने हैं, तुम पहले ही करने लग गए कि नहीं 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 ये चौका नहीं मार पाएगा। तुम्हें मैंने स्टोरी सुनाई नहीं शायद, तभी तुम ऐसे कर रहे हो। भाई साहब, कैम्ब्रिज से मैच चल रहा था। अच्छा, मैं क्योंकि अपनी टीम का ओपनिंग बैट्समैन प्लस विकेट कीपर प्लस कैप्टन था, तो हुआ क्या है कि जॉर्डन नाम का बॉलर आया था उस दिन, बड़ा अच्छा। मुझे लगा ये जो इंग्लैंड का जॉर्डन है ना, शायद ये वही है। तो मैंने जब इस बार देखा उसे तो मुझे लगा बिल्कुल शक्लो सूरत में बिल्कुल वही मालूम हो रहा था। खैर, जॉर्डन नाम का बॉलर आया था, कैम्ब्रिज से हमारा मैच था। इतनी तेज बॉल कर रहा था कि पहले ही ओवर में मैं रिटायर्ड हट हो गया, ओपनिंग बैट्समैन प्लस विकेट की प्लस कैप्टन ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम। तो मैं हो गया था जख्मी। हमारे 9 विकेट गिर चुके थे, अब 10वां विकेट फिर मुझे जाना पड़ा। क्या करता, मैच की इज्जत का सवाल था तो मैं गया। खैर, अब मैं पहुंचा तो 4 बॉलों पे हमें 4 छक्के चाहिए थे। पता है विरोधी टीम के कप्तान ने क्या कहा कि ये जो आया ना, ये बस इसी से खतरा है हमें, बस। उसके बाद अगली 4 बॉलों में क्या हुआ जानते हो?
फील्डर केवल यूं ही देख रहे थे ऐसे करके, गई गई, तो मैच जीता था हमने वहां पर, समझे? तो बताओ, अभी मैंने पैड पहने नहीं, वो पहले ही कह रहा है कि नहीं नहीं बैटिंग नहीं कर पाएगा पोपली। अरे आने तो दे पोपली को बैटिंग पे। लो, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ये जो हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड का केस हुआ, सपोज इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो टर्कवैंड है ये डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी को क्या सब कुछ पता होगा कि नहीं? बोलो हां या ना। क्या डायरेक्टर ऑफ कंपनी को सब कुछ पता होगा कि नहीं? यस। और अगर उसे सब कुछ पता होगा कि कंपनी का लोन कितना है, याद है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड का केस क्या हुआ था? मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जी, क्या हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड में। मेमोरेंडम कहता है कंपनी में बोरो, आर्टिकल कहता है डायरेक्टर 100 करोड़ तक बोरो कर सकते हैं, और एनी बोरोइंग 100 करोड़ से ऊपर होगी वो मेंबर्स के द्वारा पहले अप्रूवल दिया जाएगा। कंपनी की एक्चुअल बोरोइंग 60 करोड़ थी, और कंपनी राम से यानी कि टर्कवैंड से 70 करोड़ रुपए बोरो कर रही थी, तो 60 प्लस 70 130 यानी कि 100 करोड़ से ऊपर हो गए, तो एसआर चाहिए था। अब जब टर्कवैंड को क्या पता कि कंपनी की एक्चुअल बोरोइंग कितनी है? नहीं, क्योंकि वो तो आउटसाइडर है, तो उसे नहीं पता होगा। बट क्या अगर टर्कवैंड कंपनी का डायरेक्टर होता तो उसे सारी इंफॉर्मेशन होती? द आंसर इज यस। तो अगर किसी व्यक्ति को प्रायर नॉलेज है इरेगुलरिटी की, तो क्या उसे मैं इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट दूंगा या नहीं दूंगा? नहीं दूंगा। वही तो लिखा है, पढ़ के देखिएगा। इफ बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन स्टिल अवेलेबल, क्या कहोगे? बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टिल अवेलेबल? आंसर इज नो बटा सन्नाटा। नहीं। लिख लिया? एक कह रहा है सर मैंने आपको 4 बॉलों पे 4 छक्के मारते देखा था। ये स्वाति ज्ञान वाली है, जिम वाली। ओ ये कौन है भाई स्वाति जिम वाली? ओ स्वाति जिम वाली, यार ये तो, ओ ये नाम कहां से आया? ये तो हमारी जिम वाली है स्वाति, तो ये कहां से आ गई यहां? अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। ये कन्या के भेष में कोई लौंडा छुपा हुआ है, मैं बता रहा हूं भाई। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी राम को रिकवर करवा देगा, करवा सकता है, करवाएगा नहीं, करवा सकता है, जज की इच्छा पे डिपेंड करेगा, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, अरे मैं बता रहा हूं ये कन्या के बेस में कोई लौंडा छुपा हुआ है। स्वाति जिम वाली, ये कैसे हो गया? स्वाति तुम यहां कैसे? नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा वेयर विद अ मिनिमम एफर्ट with the minimum efforts irregularity within a company
could be discovered comma benefit of indoor management shall not be available. क्या मतलब है देखते हैं अभी, पहले यहां तक लिखो। प्रोटेक्शन ऑफ रूल is also not available where there was adequate ground of suspicious around the transaction. लो जी, where there was adequate ground of suspicious around the transaction. Where there was adequate ground of suspicious around the transaction. क्या मतलब है, लिख लिया? अब सुनना जी, एग्जांपल सुनना। हमें और जीने की चाहत ना होती, ला 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 ला। नेग्लिजेंस, क्या मतलब नेग्लिजेंस का? देखो जी, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि कंपनी में कंपनी बोरो कर सकती है। आर्टिकल कहता है कि कंपनी में बोरो इफ लोन डॉक्यूमेंट इज साइन बाय टू डायरेक्टर्स। Company may borrow if the loan document is signed by two directors as authorized by board of directors from time to time. Board of director authorized D1 and D2 Ram lends ₹100 crore where actual document signed by D3। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोच समझ के मुझे बताइएगा, क्या यहां पर राम को मैं बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दूं या ना दूं? पढ़ो ध्यान से। भाई साहब, पढ़ के लग रहा है कि दो डायरेक्टर एज ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेगा, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो इंटरनल मैनेजमेंट का क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो लग तो यही रहा है कि बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मिल जाना चाहिए। परंतु दिक्कत यह है कि राम, बेशक तुझे दो डायरेक्टर का नहीं पता होगा कि वो कौन से हैं, मगर इतना तो पता होगा कि वो दो हैं। तेरे पास साइन करने के लिए केवल एक डायरेक्टर आया है, भाई तुझे इतना तो पता होना चाहिए था कि वो दो हैं। क्या मैं कह सकता हूं राम ने लापरवाही की? क्या मैं कह सकता हूं राम को इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि भाई दूसरा कहां है? तो राम लापरवाही का दोषी है, तो क्या राम को बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दोगे? नहीं।
सिमिलरली अगर ग्राउंड ऑफ सस्पिशन था, मतलब शक की प्रॉपर गुंजाइश थी आपके सामने, आपने वो नहीं किया, तो भी बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। अरे भैया बोलो ना, हाँ। बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट not available as there is a negligence on part of राम। तो क्या राम के पार्ट पर नेग्लिजियंस है? अरे बताओ कमाल कर दी तुमने। हाँ है ना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ने में तकलीफ हो रही है? क्लियर हो गया है? अच्छा, शाबाश शाबाश मेरे शेर, शाबाश। थर्ड, संडे को क्लब मैच है मेरा, मेरी टीम से खेलोगे आप? नहीं यार, मेरे संडे को कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, बट ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि एक बार मैच रख लिया जाए, ताकि जिन्हें जिन्हें मेरी बैटिंग पे शक है उन लोगों का ये शक ही हट जाए। हाँ जी, वेयर द क्वेश्चन इज in regard to very existence of an एजेंसी। जहां क्वेश्चन किस चीज को लेके है, जहां क्वेश्चन किस चीज को लेके है, वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी, जहां क्वेश्चन ही किसी एजेंसी, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी को लेकर है। क्वेश्चन किस बात को लेकर है? एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी को लेकर है। सर की उम्र अब नहीं रही। मैं कौन है भैया? उम्र नहीं रही, बताओ, कमाल हो गया। लोग कहते हैं अभी तो पोपली जी तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, और ये कह रहा उम्र नहीं रही। हाँ जी, क्या मतलब है? विद द क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी। हुआ क्या, एक रियल घटना घटी, नाम था जिसका, ये क्या हुआ? गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य लाइन मारने जा रहा हूं, कृपा ध्यान रखिए। ये शाबाश। हाँ जी। अब हुआ क्या? रियल घटना थी, केस का नाम था आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। ओके, जहां पे क्यों हुआ, ए एंटर्ड इनटू, एंटर्ड की स्पेलिंग चेंज हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विद राम। राम कौन था? अकाउंटेंट था। ऑफ दिनशॉ एंड कंपनी। अच्छा, राम was selling immovable property of D and Company.
एक बात सोच के देखो, थोड़ी सी अकल लगाओ तो ये समझ में आ जाता है कि क्या कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच सकता है ऑन इट्स बिहाफ एज एजेंट? क्या कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच सकता है? कभी नहीं। हाउ इट इज पॉसिबल कि कंपनी अपने अकाउंटेंट को अपनी प्रॉपर्टी बेचने को कह दे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने को कह दे? कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कहीं पे भी कोई लेटर नहीं दिखाया, बस कह रहे जी मैं कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं, उठा के बेच दी। अबे आनंद बिहारी लाल जी, आप ढक्कन हैं, आप ढक्कन हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे बेनिफिट मैं कैसे दे दूं। आप कहते हो ये उसका एजेंट है। एजेंट यार, एजेंसी में भी कोई सिर पैर होता है, एजेंसी में भी कोई सिर पैर होता है। भाई कल को तुम जाके नोरा फतेही को जाके गुलाब का फूल दे दोगे मेरे बदले की पोपली ने भेजा है? ऐसे थोड़े ना होती है, ऐसे थोड़े ना होता है भाई। नोरा को पता है आएगा तो पोपली खुद आएगा। तो सिमिलरली इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बिक रही है तो कंपनी बताएगी उसे। कंपनी अपने अकाउंटेंट को थोड़ी ना, कंपनी डायरेक्टर को ऑथराइज करेगी। फॉर सेल ऑफ immovable property, company to authorize its director, not accountant. Thus, question should have been raised on agency. एजेंसी पे क्वेश्चन मार्क रेज किया जाना चाहिए ना। समझ आया? फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, वेयर द एक्ट डन इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी इटसेल्फ। बताओ जी, क्या बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दे दूं? अगर अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम कुछ कर डाला है तो क्या बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दे दूं? भाई अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम या अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनी में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, तो बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैसे दे दूं? कंपनी का ऑब्जेक्ट था गारमेंट्स का, तुम कर रहे हो उससे कॉन्ट्रैक्ट केमिकल का, कोई सिर पैर बनता है? कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी की एलिजिबिलिटी है गारमेंट्स की, तुम कर रहे हो स्टील का, कोई सिर पैर बनता है? तो बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हें मिल जाएगा? तो कोई बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा ना बाबा, ना कोई बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। समझ आया? ना हाँ ना ना, ला 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 ला। चले लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट, इसके लास्ट पॉइंट पे फोर्जरी। तो फोर्जरी के केस में, फोर्जरी मतलब जालसाजी, नकली चीज, नकली के अंदर भी, नकली साइंस के अंदर भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसे? फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, फोर्जरी।
सर ये अल्ट्रा वायरस क्या? हरिओम पांडे जी, आपने लग रहा है पिछली क्लासे अटेंड नहीं की बेटा। पिछली क्लासेस में हमने बताया था अल्ट्रा वायरस क्या होता है। हाँ जी, पिछली क्लास में हमने बताया था अल्ट्रा वायरस क्या होता है। तो पिछली क्लासें नहीं देखी तो पहले वो देख लो बेटा, तो आपको समझ आएगा कि पिछली 2-3 क्लासेस जो ली हैं तो वहां पे अल्ट्रा वायरस का मतलब समझाया गया। अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है आप कोई और ऑब्जेक्ट उससे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी बनी है गारमेंट्स के लिए, आप उससे केमिकल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अल्ट्रा वायरस है, जहां पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फोर्थ वाले का एक एग्जांपल मिलेगा। अरे ये फोर्थ वाले के एग्जांपल की तो लाइन लगाई हुई है। अरे यार रुक जाओ, ये मुझे जीने नहीं देंगे, एक रुक जाओ, इसका एक एग्जांपल बनाने ही दो। ए लिमिटेड ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है? कंपनी इनटू गारमेंट ट्रेडिंग। राम एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट with company for chemical supply and paid ₹50 लाख एडवांस। लो जी, राम ने 50 लाख का एडवांस भी पे कर दिया। राम, तुम्हें कोई बेनिफिट मिलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में? क्या तुम कह सकते हो मुझे इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट दे दो? अबे पागल है क्या, कहां से इंडोर मैनेजमेंट दे दूं? कंपनी का मेमोरेंडम के अंदर खुले खुले शब्दों में लिखा होता है कि कंपनी गारमेंट की ट्रेडिंग के लिए बनी है और तू कर रहा है केमिकल का कॉन्ट्रैक्ट। ना सिर ना पैर, कहां से मिल रहा है आपस में? तो इसलिए बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना हाँ ना ना, जल्दी बोलो हाँ। लिख लेना, यहां पे लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है। इंडोर मैनेजमेंट नॉट अवेलेबल, इंडोर मैनेजमेंट नॉट अवेलेबल, पूरा लिख लेना। अरे बोलो ना हाँ, इंडोर मैनेजमेंट नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। समझ आई बात? चलिए, अब अगला 5th पॉइंट आता है फोर्जरी। फोर्जरी, फोर्जरी के केस में क्या होता है भाई? फोर्जरी का मतलब क्या होता है? फोर्जरी का मतलब, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए तुम हो बैंक वाले, ठीक है, तुम एक बैंक में काम करते हो और उसी बैंक के अंदर मेरा खाता भी है। जिस बैंक में तुम काम करते हो ना, उसी बैंक के अंदर मेरा खाता भी है। अब हुआ क्या भाई साहब, तुम्हारे बैंक के अंदर एक बंदा आया। अब बंदा आया, कहने लगा बैंक मैनेजर को, यस आपने मुझे पहचाना। बैंक मैनेजर सोच में पड़ गया, भाई साहब देखा दिखाया सा लग रहा है, देखा दिखाया सा लग रहा है बंदा। इसने कहा पहचाना नहीं मैं अमित पोपली। बैंक वाले ने भी कहा हाँ भाई साहब ये तो पोपली साहब लग रहे हैं, ये तो पोपली साहब लग रहे हैं। बैंक वाले ने कहा तो बिल्कुल पोपली साहब लग रहे हैं। तो बैंक वाले ने कहा हाँ 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 पहचाना पहचाना, बताइए। तो ये जो बहरूपिया आया था, इसने क्या कहा, मैं पोपली लोन लेने के लिए आया हूं, मुझे 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक वाले ने कहा बताओ सर, 10 करोड़ रुपए के लिए आपको आना पड़ा? 10 करोड़ रुपए के लिए आपको आना पड़ा? अरे आवाज मांगते, आवाज मारते हम घर पहुंचा देते। फिलहाल गोडाउन में पड़ा है, जाओ जाके ले जाओ। ये जो बहरूपिया था, ये 10 करोड़ रुपए ब्रीफकेस में भर के चला गया। शाम को ब्रांच मैनेजर का फोन मुझे आया। मेरे पास जैसे ही बेल बजी, मैंने फोन उठाया। मैंने कहा हेलो कौन? उसने कहा ब्रांच मैनेजर। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? उसने कहा सर वो जो 10 करोड़ रुपए आप लेके गए थे ना, वो एक पेपर पे साइन करवाने थे कि आपको 10 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। मैंने कहा ओए पागल है क्या, 10 करोड़ और मुझे?
पागल तो नहीं है? मैंने कब लिया 10 करोड़? उसने कहा सर देखो मजे मत लो, सर कसम से कह रहा हूं मजे मत लो, देखो ऐसी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देखो मजे मत लो। मैंने कहा अरे पगले, मैंने 10 करोड़ कब लिए? कहने लगे आप ब्रांच में आए नहीं थे क्या 10 करोड़ लेने के लिए? मैंने कहा मैं क्लास के अंदर तेल निकलवा रहा था लॉ के बच्चों के साथ, तू कह रहा है मैं तेरी ब्रांच में आया था? मैं नहीं आया। अब सवाल उठा, भाई साहब उसने मत्था पीट लिया कि इसका मतलब उसका पप्पू बना दिया गया है। अब सवाल उठा, क्या आप ब्रांच मैनेजर को बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट देना चाहोगे? अगर तुमने कहा हां, तो इसका मतलब मैं लायबल हो जाऊंगा 10 करोड़ देने के लिए। वाह, मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं बर्बाद हो चुका हूं क्लास लेते लेते। क्यों? क्योंकि मेरे नाम पे कोई और लोन ले गया है। क्या ब्रांच मैनेजर को आप बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दोगे? बोलो हां या ना। क्या ब्रांच मैनेजर को आप बेनिफिट ऑफ इंडोर, नहीं तो ध्यान रखना, किसी को भी बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं दिया जाएगा अगर फोर्जरी हुई है, फोर्जरी। अब एक और एग्जांपल सुन लीजिएगा फोर्जरी का। हुआ क्या कि मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता था कि कंपनी में बोरो if loan document is signed by two directors, that is D1 and D2। ठीक है, राम ने कंपनी को लोन दिया ₹10 करोड़ का और एक्चुअल डॉक्यूमेंट को साइन किया, साइंड बाय बंटी ने एंड बबली ने। बंटी ने साइन किया एज D1 कि मैं D1 हूं, और बबली ने साइन किया एज D2 कि मैं D2 हूं। पप्पू किसका बन गया? पप्पू किसका बन गया बताइए? राम का। क्योंकि राम के सामने आया है, एक कह रहा है मैं बंटी हूं, एक कह रहा है मैं D1 हूं, एक कह रहा है मैं D2 हूं, जबकि एक्चुअल D1 D2 कोई और थे, और ये बंटी बबली आए हैं और राम का पप्पू बना के चले गए हैं। तो क्या आप कहते हो कि राम को मैं इंडोर मैनेजमेंट दे दूं? अगर आपने जैसे ही कहा ना इंडोर मैनेजमेंट दे दो, तो इसका मतलब कंपनी लायबल हो जाएगी। कंपनी को कुछ पता ही नहीं और वो 10 करोड़ के लिए लायबल हो गई। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इसलिए क्या मैं राम को बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दूं या ना दूं? क्या मैं राम को बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दूं या ना दूं? बिल्कुल ना दूं, बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। ठीक है ना? चलिए, तो इस केस में कौन लायबल होगा? भाई राम का नुकसान हो चुका है, कंपनी लायबल नहीं है, राम का नुकसान हो चुका है। अब राम केस करेगा और बंटी बबली से रिकवर करेगा, बस यही होगा और कुछ नहीं। यानी कि इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मैं नहीं दे सकता। तो लिखिएगा दिस डॉक्ट्राइन shall not apply where a person relies upon a document that turns out to be forged, as nothing can validate forgery। फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, नकली सिग्नेचर्स। दिस इज कॉल्ड फोर्जरी। ये फोर्जरी हुई है, तो कोई भी चीज फोर्जरी को वैलिड नहीं बना सकती।
बंटी बबली अनदर डायरेक्टर नहीं है, चोर है चोर। समझ आया? अरे बोलो भाई, हां बोलो हां। चलिए, अब एक सेक्शन में करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है सेक्शन नंबर 19। समझ नहीं आया दीपाक्षी? ये समझ नहीं आया? अरे चलो लोटा उठाओ, चलो हरिद्वार, जोर जोर से बोलो हर हर गंगे। दीपाक्षी बड़ी सीधी सी बात है, तुम्हारे पास कोई बंदा आया, यूं तुम्हारे पास बंदा आया, सोचो ये ऐसे, तुम्हारे पास बंदा आया, और रुक जाओ, हाँ, वो आके कहने लगा दीपाक्षी दीपाक्षी मैं पोपली पहचाना, तुम मुझसे लॉ पढ़ती हो। तुमने कहा ओ पोपली सर। उस बंदे ने कहा हाँ दीपाक्षी, जरा पर्स गुम गया है, 1 लाख रुपए दोगी? तुमने उसे 1 लाख रुपए दे दिया। अब 1 लाख रुपए तुमने उसे दे दिया तो एक बात सुनो, वो तो था बहरूपिया, वो पैसे ही लेके भाग गया। क्या तुमने जो 1 लाख रुपए दिया उसके लिए मैं लायबल हूं? बोलो हाँ या ना। कंपनी इज लायबल? कंपनी कैसे लायबल होगी? अभी तो मेरे एग्जांपल में, तुम मेरा एग्जांपल अभी चल रहा है, वो लोग बीच में कंपनी कहां से आ गई? और अगर तुम कहते हो कंपनी लायबल है तो ये बंटी बबली कंपनी के थोड़े ना थे, ये दोनों का कंपनी से कोई भी संबंध नहीं था। ओहो, एक तो केश बड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, इन दोनों का कंपनी से कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, तुमने कहा ना अब तुम लायबल हो, तो सिमिलरली यहां पर राम लायबल है ना, कंपनी थोड़े ना लायबल है, राम लायबल है जिसका पप्पू बना है। समझ आया? चलिए, तो बड़ी सीधी सी बात है, कोई बहरूपिये बन के अगर गए हैं, इन एग्जाम्पल हु इज बहरूपिया, ये बहरूपिया बंटी एंड बबली हैं। बंटी और बबली बहरूपिये बन के गए हैं ना भाई। अब आ गया समझ? और भाई जिन जिन को नहीं आया ना, एक काम करो, जरा अपना मत्था सामने करो और स्क्रीन के सामने, लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन के सामने कर दो। मैं जरा झाड़ा कर दूं तुम्हारे ऊपर पहले। बताओ, तेल निकलवा दिया इतनी देर से, इन्हें समझ नहीं आ रहा। चलो चलो चलो, समझ आया कि नहीं? नाम वसामि वैकुंठे योगिना मृदे नवे मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। समझ आया? अब झाड़ा लग गया है, हर प्रकार की नजर वगैरह दूर हो चुकी होगी अब तुम्हारी। बताओ जी, कमाल ही कर दिया। इतने सारे मोर के पंख कहां से? मोर का पंख जहां आता है ना, वहां छिपकली नहीं आती, तो इसलिए रखता हूं मैं यहां। और मुझे छिपकली से बड़ा डर लगता है। वैसे तो मैं शेर से लड़ जाऊं, मगर छिपकली से डरता हूं। चले आगे। हाँ, लिखो जी, सेक्शन 19। आदिवासी लग रहे हैं, यहां ध्यान दो, नालायक आदिवासी लग रहे हैं। सेक्शन 19,
होल्डिंग एंड सब्सिडरी transactions. Holding and subsidiary transactions. Holding and subsidiary transactions. क्या मतलब है इसका? पहले बॉक्स बनाइएगा। देखो जी, बॉक्स का मतलब होता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, नॉट टू बी कोटेड फॉर एग्जाम। ये एग्जाम में कोट नहीं करना, बट ये एग्जाम में हमें इस लायक बनाएगा कि जब वो केस स्टडी हमसे पूछेगा तो हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, चले एक जनरल रूल लिखिएगा। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, लाइन नहीं डल रही। जनरल रूल कहता है नो कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर्स। कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती। मतलब क्या आपने कभी ऐसी कंपनी देखी कि एच लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और यहां इन्वेस्टमेंट हो रखी है इन एच लिमिटेड 10 लाख? क्या बेवकूफी है ये? क्या ऐसा संभव है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा इस कंपनी में। कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, क्योंकि कंपनी की जितनी कैपिटल है वो कंपनी ने अपने शेयर्स में लगा रखी है। क्या बेवकूफी है? और ऊपर से इसमें एक और चीज भी खराब हो जाती है बेटा, बायबैक में ऐसा नहीं होता। बायबैक का कॉन्सेप्ट अलग है। अभी कहां बताया मैंने बायबैक? हाँ जी, अब इसमें एक और पेज भी फंसा हुआ है। हम अभी पढ़ेंगे सेक्शन 10, जो कहता है कि कंपनी का अपने हर एक मेंबर से एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं, इंप्लाइड। कंपनी का अपने हर एक मेंबर से एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि कंपनी ने अपने ही शेयर खरीद लिए, तो यहां पर एक पेज फंस गया। वो क्या? सिंस एवरी कंपनी हैज an employed contract with its member, क्योंकि हर एक कंपनी का अपने मेंबर के साथ एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पर दिक्कत क्या होगी? एच लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर कौन आ रहा होगा? एच लिमिटेड खुद, क्योंकि उसी ने खुद के शेयर खरीदे हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? बिटवीन एच लिमिटेड यानी कि कंपनी एंड एच लिमिटेड यानी कि मेंबर। क्या यह पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर ले? मतलब ये तो वही आ गया कि सुबह मैं उठा, मैंने शीशे में अपने को देखा, मैंने कहा पोपली आज तो क्या लग रहा है, और मैंने सिंदूर उठाया और अपनी मांग खुद भर ली, मंगलसूत्र अपने गले में खुद डाल दिया। क्या यह गलत नहीं हो रहा? क्या यह पॉसिबल है कि मैं अपने आप से विवाह कर डालूं? नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बात समझ आ रही है? एक तो तुम हां नहीं बोलो ना। सुख शौक बड़ी चीज है। अबे तो यहां ध्यान दे, शौक बड़ी चीज है। हां, क्या यह पॉसिबल है कि मैं अपने आप से विवाह कर डालूं? नहीं पॉसिबल। सामने किसी और का होना जरूरी है, तभी तो विवाह हो पाएगा। तो इसलिए कोई अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली एच लिमिटेड ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। तो इसलिए लॉ कहता है कि कोई भी कंपनी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अपने खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती। अपने खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती। चले, तो अब हुआ क्या? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हुआ क्या?
अगर मैं कहूं कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज नहीं कर रही, बल्कि क्या हुआ, ये एच लिमिटेड है, इसने पैसे दिए एस लिमिटेड को, एच लिमिटेड ने पैसे दिए, मनी दिए एस लिमिटेड को, और एस लिमिटेड कौन है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को पैसे दिए और कहा कि मेरी ही कंपनी के शेयर खरीद लो, लो जी, और एस लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए, एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। अब मुझे एक बात बताना, एच लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, बताइए जी फटाफट। एच लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आएगा, एस लिमिटेड का। अच्छा, एस लिमिटेड के पास पैसा कहां से आया, उसके होल्डिंग ने दिया है, यह सही है। यानी कि अपना कोई भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को पैसे दिलवाकर, सब्सिडरी को पैसे देकर अपने शेयर खरीद रही है, तो पैसा तो अल्टीमेटली होल्डिंग का ही लगा हुआ है ना। क्या मैं कह सकता हूं एक तरीके से एच लिमिटेड अपने ही शेयर खरीद रही है, क्योंकि पैसा तो होल्डिंग से ही ले रही है ना। इसलिए लॉ कहता है ये ट्रांजैक्शन भी डिसअलाउड है, यानी कि कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को पैसे देकर अपने शेयर खरीदवा नहीं सकती। दूसरे शब्दों में, कोई भी सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकती। बस यही है सेक्शन 19, नॉट अलाउड, एज इट मीन्स that indirectly H limited is holding, जो कि अलाउ नहीं है, इलीगल नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड। इलीगल अलग होता है, इलीगल का मतलब है सजा होना, सजा नहीं होती यहां किसी को, पेनल्टी जरूर लग जाएगी। हाँ जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नहा नन्ना, चलिए लिखिएगा एस पर। भाई खुले में आ जाओ, खुले में, बॉक्स के बाहर आ जाओ, बॉक्स के बाहर आ जाओ, खुले में आ जाओ, खुले में। एज पर सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी shall hold any shares in its holding company and second, no holding company shall allot or transfer its shares to any of its subsidiary company any such allotment or transfer of shares by company to its
subsidiary company shall be void. Any such allotment or transfer of shares by company to its subsidiary company shall be void. क्लियर हो गई इतनी बात? पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में मुझे फर्क बताइएगा क्या है? पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में फर्क बताइएगा। पहला पॉइंट रेस्ट्रिक्शन लगाता है सब्सिडरी पे और दूसरा पॉइंट रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है होल्डिंग पे। तो सर अगर पहला पॉइंट ही लिख देते तो दूसरा पॉइंट का मतलब भी तो वही हुआ, मतलब तो वही था। मगर अगर ऐसा इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हुआ, मतलब गड़बड़ की, और अगर हमने खाली पहला पॉइंट लिखा होता तो इसका मतलब सजा केवल सब्सिडरी को मिलती। इसलिए हमने सेकंड पॉइंट भी लिखा ताकि सजा होल्डिंग को भी मिले। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट डालने पड़े। पहला पॉइंट सब्सिडरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है, दूसरा पॉइंट होल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है। और अगर अब सेक्शन 19 में आपने कुछ भी गड़बड़ की तो सजा होल्डिंग को भी मिलेगी, सब्सिडरी को भी मिलेगी। चले साजिब हाजरा साहब, आपकी क्वेरी क्लियर नहीं है, थोड़ा इलेबोरेट करो। अदानी के केस में यही हुआ था, अभी प्रूव नहीं हुआ। लोगों ने कहा है कि ऐसा हुआ है कि अदानी ने अपने ही पैसे के शेयर खरीदे, बट ऐसा प्रूव नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी, हो गया। अब ये तो है जनरल रूल, बट अब इस रूल की हम एक्सेप्शन कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर खरीद लेती है। अच्छा, कैसे? वो कैसे खरीद सकती है देखिएगा, एक्सेप्शंस लिखिएगा, लिखो जी एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन में पहला केस लिखिएगा, वेयर सब्सिडरी become shareholder even before it became a subsidiary of the holding company. लो जी, मलूपंत उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी हो या छोटी हो, ये समझिएगा बस। एक्सेप्शंस देखिएगा। लो जी, एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक कंपनी है एस लिमिटेड। 2019 S Limited acquired 2% shares in H Limited। 2022 H Limited acquired 60% shares in S Limited and holding subsidiary relationship arise। लो जी, तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप का जन्म हो गया। यहां पर एच लिमिटेड ने 60% शेयर एक्वायर किए थे एस लिमिटेड के, और होल्डिंग सब्सिडरी का जन्म हो चुका है यहां पर। परंतु अब एस लिमिटेड एच लिमिटेड के शेयर एक्वायर नहीं कर सकती, मानता हूं 2022 के बाद। परंतु वो जो 2019 से करके बैठी है, बताइए उसका क्या करूं? समझ आया मामला? पढ़ के देखो पहली एक्सेप्शन, बताओ समझ आई कि नहीं?
और यहां तक लिखने के बाद जरा डन का मैसेज दीजिएगा। यहां तक लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिएगा। बताइए कोई भी दिक्कत? तो अब इस केस में होगा क्या, मैं कह सकता हूं एस लिमिटेड कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच शेयर्स। लॉ कहता है अब क्या कर सकता हूं, तो सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू होल्ड सच शेयर्स। यस, द ओनली थिंग इज कि सब्सिडरी कंपनी को इन शेयर्स के रिस्पेक्ट में वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। नाजिम साहब ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूं। इवन दो हर मेंबर को वोटिंग पावर मिलता है, वोट डालने का अधिकार मिलता है, बट सब्सिडरी कंपनी का वोटिंग राइट लॉ मेकर ने छीन लिया है। एस लिमिटेड कैन नॉट एक्सरसाइज वोटिंग पावर फॉर दीज शेयर्स। लो जी, लॉ मेकर्स ने इनका वोटिंग पावर छीन लिया है। तो मैं दोबारा बोलता हूं, एक मिनट लिखना मत, पहले सुन लो, दोबारा सुन लो। लॉ कहता है होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को शेयर नहीं दे सकती और सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती। बट ये तब होगा ना जब दोनों होल्डिंग सब्सिडरी बन चुकी हैं। मैं कहता हूं होल्डिंग सब्सिडरी तो 2022 में बना है, जब एच लिमिटेड ने 60% शेयर एस लिमिटेड के एक्वायर्ड किए, परंतु एस लिमिटेड तो 2% शेयर एच लिमिटेड के उससे पहले ही 2019 में लेके बैठी थी। तो वो 2% शेयर लॉ कहता है एस लिमिटेड कैन कंटिन्यू टू होल्ड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके रिस्पेक्ट में वोटिंग पावर नहीं दूंगा। समझ आया नाजिम साहब? लिखो जी लिखो, लिखने के बाद जरा डन का मैसेज दो, जरा मुझे लिखो, फटाफट लिखो। हाजरा में संजीव साहब, मैंने वही तो मना किया है कि एस लिमिटेड होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकता। वही तो हम कह रहे हैं कि नहीं ले सकता, होल्डिंग सब्सिडरी के ले सकता है। होल्डिंग सब्सिडरी के शेयर लगेगा लेगा तभी तो होल्डिंग सब्सिडरी बनेगा ना, बट सब्सिडरी होल्डिंग के नहीं ले सकता। होल्डिंग बायबैक कर सकते हैं, यस, मगर आप बायबैक बीच में मत लाओ क्योंकि सेक्शन 68 है, अभी इन क्लासेस से बहुत दूर है, वहां जाके पढ़ना है हमें बायबैक क्या होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका इंपैक्ट क्या होगा, मतलब इसका इंपैक्ट, ये केवल एक ऐसा केस है जहां पे सब्सिडरी कंपनी भी के शेयर होल्डिंग दिखाई जाएंगी। इसे क्रॉस होल्डिंग कहते हैं, क्रॉस होल्डिंग वहां पर। तो क्रॉस होल्डिंग का ट्रीटमेंट अभी सर सिखाएंगे आपको। इसमें नहीं वंश, एक और सेक्शन 70 में सिखाऊंगा कि फ्रॉड कैसे होता था। सेक्शन 70 के अंदर बताऊंगा ऐसी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड कैसे होता था। 70 अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है हम इन चीजों को सीखने से कि पास्ट में कैसे फ्रॉड हुए हैं ऐसे ऐसे। चलिए सेकंड पॉइंट पे आता हूं, सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन सुनिएगा, वेयर सब्सिडरी कंपनी hold such shares as trustee। जहां पर सब्सिडरी कंपनी इन शेयर्स को एज अ ट्रस्टी होल्ड करती है, जहां सब्सिडरी कंपनी इन शेयर्स को होल्ड करती है एज अ ट्रस्टी। क्या मतलब है ट्रस्टी, देखते हैं। यहां तक लिखने के बाद जरा डन का मैसेज दीजिएगा भाई, यहां तक लिखने के बाद डन का मैसेज दे दो, दे दो, दे दो। तुमने पूछा नहीं आज तक कि सर संगीत की शिक्षा आपने कहां से ली, और क्या ये नेचुरल टैलेंट ही है? आज तक तुमने पूछा नहीं। ये एच लिमिटेड है, इसने एक फंड बनाया, इसे कहते हैं अकाउंट बनाया, और इसी को कहते हैं ट्रस्ट बनाया।
किसी भी नाम से पुकार सकते हो। जिज्ञासा नहीं हुई हमारी सर। अच्छा, कमाल हो गया। एच लिमिटेड ने इस फंड में 500 करोड़ रुपए डाले फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। रियल केस है। ये एच लिमिटेड कौन है? टाटा। फंड बनाया गया है। अब इस फंड को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ, जिसे हम ट्रस्टी भी कहते हैं, टू मैनेज दिस फंड। तो इस फंड को मैनेज करने के लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है। ठीक है। ट्रस्टी का नाम क्या है? टाटा फाउंडेशन। ये टाटा फाउंडेशन कौन है? सब्सिडरी है ऑफ टाटा। ओ माय गॉड। टाटा फाउंडेशन ने देखा कि 500 करोड़ में कहां लगाऊं, कहां लगाऊं, कहां लगाऊं, जहां पर एम्प्लॉइज का उद्धार हो सके। काफी सोचने के बाद उन्होंने कहा भाई साहब एक ही जगह बनती है जहां पर उद्धार हो सके, और वो है टाटा के ही शेयर ले लेते हैं। ट्रस्टी एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ टाटा, यानी कि अपनी होल्डिंग कंपनी के ही। होल्डिंग कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम जुड़ गया टाटा फाउंडेशन। ट्रस्टी का नाम जोड़ता है, ध्यान रखना, जब भी शेयर लोगे ट्रस्टी के नाम से शेयर लिए जाते हैं, बेनिफिशियरी के नाम से नहीं। क्यों? क्योंकि बेनिफिशियरी कितने हैं? 40,000 एम्प्लॉइज यहां पे काम करते हैं, तो मैं 40,000 एम्प्लॉइज के नाम पे शेयर कैसे ले सकता हूं? रजिस्टर ही बढ़ जाएगा पूरा। 40,000 एम्प्लॉइज, तो इसलिए उनके बिहाफ पर ट्रस्टी के नाम पे शेयर लिए जाते हैं। ट्रस्टी कौन है? टाटा फाउंडेशन। टाटा फाउंडेशन ने एच लिमिटेड में शेयर लिए, यानी कि अपनी होल्डिंग के शेयर लिए, मगर अल्टीमेटली बताना भला किसका हो रहा है? इस पूरी प्रोसेस में भला किसका हो रहा है? पूरी प्रोसेस में भला किसका हो रहा है? एम्प्लॉइज का भला हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉइज का उद्धार होगा। इसलिए लॉ कहता है ये अलाउड है, दिस इज अलाउड। क्या वोटिंग पावर भी मिलेगी? यस। इवन वोटिंग पावर इज ऑल्सो अवेलेबल। तो वोटिंग पावर भी अवेलेबल रहेगी जी, वोटिंग राइट भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉइज का भला हो रहा है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखवा चुका हूं ना मैं। आइए शुरू करें। लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वेयर सब्सिडरी कंपनी hold such shares as legal representative of deceased member of holding company, where subsidiary company hold such share as a legal representative of deceased member of the holding company. बढ़ सकता हूं आगे? भाई बढ़ सकता हूं?
ठीक है, सुनना जी। अब ये कोई जय था, जय के ना आगे कोई ना पीछे कोई, जय के ना आगे कोई ना पीछे कोई, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं। ओल्ड एज में था, इसने अपनी एक विल लिखी जिसमें लिखा, आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद, ऑल माई शेयर्स shall be transferred to charitable company that is टाटा फाउंडेशन। इसके शेयर्स किसमें थे? टाटा के थे, टाटा के ही शेयर्स थे। किसको ट्रांसफर करने की बात कर रहा है? टाटा फाउंडेशन। जय डाइड, लो जी, जय चला गया। टाटा फाउंडेशन डेट इज, जो कि सब्सिडरी कंपनी थी ऑफ टाटा, बिकम शेयर होल्डर, जो समाज के लिए काम करती थी। बताइए, भला किसका है? क्या मैं कह सकता हूं समाज का भला हो रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि समाज का भला हो रहा है, हां या ना? द आंसर इज यस, समाज का, सोसाइटी का भला हो रहा है। ये चीज अलाउ है, वोटिंग पावर भी मिल जाएगी, वोटिंग पावर भी मिल जाएगी। तो लिखिएगा, टाटा फाउंडेशन can continue to hold such shares in its holding, क्योंकि समाज का भला है इसलिए वोटिंग पावर भी मिलेगी। वोटिंग पावर is also available। तो लो जी, हम वोटिंग पावर भी इसको देंगे। समझ आ गई बात? चलो जी, तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। यार टेलीग्राम में हमेशा बताना भूल जाता हूं यार। बट व्हाट इफ इट इज नॉट अ ट्रस्ट? तो होल्ड नहीं कर सकता ना, फिर नहीं कर सकता। चैरिटी ना करे तो ये बनेगा ही नहीं ना, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप आ ही नहीं सकते। फिर ऐसे कौन किसी कंपनी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बना लेगा? मरते हुए आदमी सामाजिक कंपनी को ही देके जाता है ना। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। जीवन की क्लास कब तक ओवर होगी? नवंबर अगस्त चल रहा है ना अभी। हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 20 तक, क्योंकि मेरी रेगुलर क्लासेस है ना, रोज के रोज 2.5 घंटे की होगी। तो आराम से नवंबर 20 मैक्सिमम कह रहा हूं, मतलब 10-12 नवंबर तक हम सल्टा देंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी और सैटरडे को टेस्ट होगा। टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड होगा और 15 दिन में एक बार सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन बताऊंगा ना अभी। आपके पास जब बुक आएगी तो क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे ना। ह्यूज नंबर ऑफ केस स्टडीज है आपके बुक में। नॉन प्रॉफिट कंपनी को, फॉर प्रॉफिट कंपनी को नॉमिनी नहीं बन सकता, ये स्कीम नहीं बनेगी फिर आपकी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, सोचो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को शेयर देके जा रहा हूं। क्यों देके जा रहा हूं यार? मरते हुए भी मैं पागल हूं कि उनको शेयर देके जा रहा हूं। तो वो तो एक तरीके का बायबैक हो गया अपने शेयर्स का, तो वो नहीं हो सकता।
तो किसी सामाजिक कंपनी को ही ट्रांसफर करके जाऊंगा, तभी ये वाला सेटअप बन पाएगा। अगली क्लास में पक्का, 1 मिनट रुक जाओ ये, हाँ अगली क्लास में पक्का टेलीग्राम का ग्रुप बनवा के दूंगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।